हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 8th क्लास की हिस्ट्री SCERT बुक से पढ़ रहे हैं और यह अध्याय 3 है। अध्याय 1 और 2 अपलोड कर दिया गया है और आज अध्याय 3 में हम लोग ग्रामीण जीवन और समाज देखेंगे। अंग्रेजी शासन और भारत के गांव। पिछले अध्याय में आपने यह जाना कि किस तरह एक व्यापारिक कंपनी ने भारत में अपना राज कायम किया। आपने यह भी जाना कि इसका एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था। इस लाभ के लिए ही अंग्रेज़ों ने शुरुआत में तो भारतीय राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया और आगे चलकर ऐसे नियम कानून बनाए, ऐसी व्यवस्थाएं लागू की जो उसके शासन और उनके लाभ को लगातार बढ़ाती रहे। इन सभी बातों को आप आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। वर्तमान पाठ में आप इस बात को जानेंगे कि अंग्रेज़ों के शासन का प्रभाव भारतीय गांवों पर किस प्रकार पड़ा। अंग्रेजी शासन के पहले के भारत के गांव। तो हम लोग पहले का गांव देख लेते हैं कि पहले किस तरह का गांव था और उसके बाद यह भी देखेंगे कि अंग्रेजी शासन आने के बाद किस तरह से गांव में परिवर्तन आया। हमेशा से ही भारत के अधिकांश आबादी गांव में रहती आई है और आज भी कुल आबादी का 68% भाग गांव में रहती है। तो आज भी कितना 68% लोग जो है वह गांव में ही रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था गांव पर आधारित है। गांव के लोगों की मेहनत और श्रम से बड़े बड़े राज्यों और साम्राज्यों का निर्माण हुआ। वहाँ रहने वाले किसानों के कठोर श्रम से प्राप्त आय से ही देश आत्मनिर्भर और आत्मसंपन्न था। यानी कि गांव के लोग ही कर देते थे और उसी से फिर इतने बड़े साम्राज्य और राज्य चलता था। वहाँ रहने वाले किसानों से कठोर श्रम से प्राप्त आय से ही देश आत्मनिर्भर और संपन्न था। ज़्यादातर गाँवों में सभी तरह के काम करने वाले लोग रहते थे जो उन गाँव की ज़रूरतों को पूरा करते थे। उस समय जमींदारों का एक प्रभावशाली वर्ग भी गाँव में रहता था जिसके पास राजा द्वारा दी गई काफ़ी ज़मीन होती थी। वे ही गाँवों से लगान, कृषि उपज पर राजा द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर की वसूली करते थे। यानी कि हर एक गाँव में एक ज़मींदार होता था और उस बड़े ज़मींदार के अंतर्गत बहुत सारा ज़मीन होता था जिस पे कि पहले ज़मींदार उस पे कर इकट्ठा करते था और वही कर इकट्ठा करके वह राजा को पहुंचाता था। इसके एवज में या फिर राज्य के अन्य कामों को देखने के एवज में इन्हें ज़मीन मिलती थी। ठीक है, तो वह जो लगान इकट्ठा करता था और उसके बाद राजा का बहुत सारा काम करता था, उसके एवज में उसको ज़मीन मिलती थी। उस समय गांव के लोग अपनी आवश्यकता की ज़्यादातर चीज़ों का उत्पादन एवं निर्माण स्वयं करते थे। यहाँ की अधिकांश आबादी का मुख्य काम कृषि था। खेती के लिए ज़मीन उन्हें राजा से मिलती थी, इसी के बदले लगान लिया जाता था। समूची ज़मीन का मालिक राजा होता था। जमींदार एवं किसानों का भूमि पर अधिकार तभी तक रहता था जब तक राज्य को लगान मिलता रहता था। तो जमींदार एवं किसान का भूमि पर अधिकार कब तक रहता था? जो सारा ज़मीन है वह राजा का होता था और राजा जमींदार को तब तक के लिए उस भूमि का ज़मींदारी देता था जब तक कि उसको लगान मिलता रहता था। ऐसा नहीं होने पे तुरंत ही राजा द्वारा ज़मीन छीन ली जाती थी। तो अगर ज़मींदार लगान नहीं देता था तो राजा क्या करता था, उस ज़मीन को उससे छीन लेता था और किसी और को दे देता था। गांव में लोग प्रायः मिलजुल कर सहयोग से रहते थे। छोटे मोटे झगड़ों का समाधान भी आपस में ही हो जाता था। राजा का या उसके अधिकारियों का गांव में ज़्यादा दखल नहीं रहता था, बस वे निर्धारित लगान वसूल करते थे। तो गांव में जो लोग रहते थे उनसे ज़्यादा राजा जो है ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता था, या उनके अधिकारी भी। उनको अगर लगान मिल गया तो वो बस शांति से रहते थे। राज्य अपने कर्मचारियों और ज़मींदारों के माध्यम से किसानों का पूरा ध्यान रखते थे। तो राज्य क्या करता था? राज्य अपने कर्मचारियों और ज़मींदारों के माध्यम से
किसानों पर नियंत्रण रखता था। वह जानता था कि अगर इन किसानों द्वारा खेती का काम बंद कर दिया जाएगा तो उसकी आमदनी कम हो जाएगी। यहीं से उनके लिए खर्चे हेतु पैसा, व्यापारियों के लिए वस्तु एवं सेना, पुलिस तथा अन्य कर्मचारियों के लिए भोजन आदि का प्रबंध होता है। तो वह ज़्यादा किसानों को इसलिए नहीं तंग करते थे क्योंकि उनको पता था कि अगर ये लोग काम करना बंद कर दिए तो हमारा भी कुछ नहीं चल पाएगा। इस तरह गांव ही किसी भी शासन की आमदनी का मुख्य स्रोत था। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने भी सबसे पहले गांव पर ही ध्यान दिया और उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की सोची। तो सबको पता था कि गांव से ही सब शासन चलना है, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने भी गांव पे ही सबसे पहले ध्यान दिया। अंग्रेज़ों को लगान वसूली का अधिकार मिला। पिछले अध्याय में आपने यह जाना कि किस तरह अंग्रेज़ों को भारत के एक बड़े और समृद्ध क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा से लगान वसूली का अधिकार मिल गया। इससे भारत से व्यापार के लिए चीज़ें खरीदने के लिए अपने देश से धन लाने की उनकी समस्या का समाधान हो गया। लेकिन अब भारत में कई और तरह के खर्चे उनके सामने आ गए। तो हम लोग जो सेकंड चैप्टर देखे थे उसमें हम लोग देखे थे कि किस तरह से जो बक्सर का युद्ध हुआ और उसके बाद इलाहाबाद की संधि में शाह आलम द्वितीय से उन लोगों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लगान वसूली का अधिकार मिल गया था। लेकिन जिस तरह उन लोगों को लगान वसूली का अधिकार मिल गया तो वो लोग अब जो अपने देश से सोना चांदी लाकर माल खरीदते थे, अब उन लोगों को सोना चांदी लाकर माल खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं था। वो यहीं का पैसा जो कर इकट्ठा करते थे उसी पैसे से वो माल खरीद के और इंग्लैंड भेज सकते थे। लेकिन अब उन लोगों के सामने अब वो खर्चा अगर आप ले रहे हैं, कर इकट्ठा कर रहे हैं, तो वह पूंजी वह माल खरीदने के लिए तो लिया नहीं जा रहा, वह तो उनके जो भी राज्य है उनमें जो खर्चा होगा वो पूरा करने के लिए लिया जाता है। इनमें से प्रमुख अपने अधिकार में आए इलाकों का प्रशासन का खर्चा था। दूसरे, उन्हें अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए इनमें सबसे प्रमुख अपने अधिकारों में लाए इलाकों का प्रशासन का खर्चा था। दूसरे, उन्होंने अपने साम्राज्य की वृद्धि के लिए लगातार युद्ध करना पड़ रहा था, उनका खर्चा था। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए उनके पास आमदनी का ही एक स्रोत था। वह था बंगाल की लगान वसूली में होने वाला मुनाफा। तो यानी कि अब देखिए अपना उसको साम्राज्य विस्तार करना था, साथ ही माल भी खरीदना था व्यापार के लिए। तो उन सब खर्चों के लिए वह बंगाल के लगान पर ही डिपेंडेंट था। लगान वसूली के लिए शुरू में तो उन्होंने पहले से चली आ रही व्यवस्था को ही बनाए रखा। तो शुरू में वह जैसा चल रहा था पहले से उसी तरह का व्यवस्था बनाए रखा। इसके लिए शुरुआत में वह पहले से विद्यमान जमींदारों से ही काम लेते थे। यानी पहले जैसे जमींदार लोग थे वह लगान वसूल करके देते थे, उसी तरह का व्यवस्था चल रहा था। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं चला क्योंकि उन लोगों को बहुत सारा काम करना था, व्यापार भी करना था, उसके बाद अपना साम्राज्य बढ़ाना था और देश के लिए भी जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना तो था ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की इच्छुक अंग्रेजी सरकार वर्तमान व्यवस्था से प्राप्त होने वाले आय से संतुष्ट नहीं थे। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए वह इतना सा जो उसको लगान मिल रहा था उससे वह संतुष्ट नहीं था। इसके लिए आगे चलकर उन्होंने लगान वसूली के अधिकार की नीलामी करनी शुरू की। तो क्या हुआ, इसके लिए आगे चलकर उन्होंने लगान वसूली के अधिकार की नीलामी करनी शुरू कर दी। तो अब वह क्या हुआ कि लगान कौन वसूली करेगा, यानी कि ज़मींदार जो पहले लगान वसूली करता था अब वह नीलामी करवाने लगा ज़मीनों का कि कौन लगान वसूली करेगा। जो व्यक्ति किसी खास इलाके से ज़्यादा लगान वसूल करने की बोली लगाता उसे लगान वसूल करने का अधिकार दे दिया जाता। तो अब बोली लगाया जाने लगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लगान किसी एरिया से ला के देगा हमको, उसी को हम ज़मींदारी दे देंगे। इसे आप ठेकेदारी व्यवस्था कह सकते हैं, परंतु यह व्यवस्था ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई।
इस व्यवस्था में ठेकेदार को फ़ायदा हो रहा था। वे तय राशि से जितना ज़्यादा वसूल करते वह उनका ही हो जाता था। किसानों के लिए भी यह तरीका बहुत हानिकारक था, क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि किस साल उन्हें कितना लगान देना है। तो अब क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूली करने के चक्कर में ज़मींदार क्या करते थे, जितना ज़्यादा शोषण कर सकते थे किसानों का वह भी करते थे, और उनके फ़ायदे के लिए, किसानों के फ़ायदे के लिए कुछ भी नहीं होता था। और किसानों को भी बहुत ज़्यादा हानि होता था कि उनको पता ही नहीं होता था कि किस साल उसको कितना लगान देना है। दूसरे ठेकेदारों का ध्यान केवल पैसा वसूली पर होता था। कृषि का उत्पादन या किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, इसकी चिंता उन्हें नहीं होती थी। यानी कि कोई भी अच्छा किसानों के लिए कुछ अच्छा नहीं होता था कि उत्पादन कैसे बढ़ेगा, किसानों का आय कैसे बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों के बारे में वो नहीं सोचते थे। ठेकेदार थे वो चुपचाप पैसा वसूली पे दिमाग लगाते थे। कंपनी सरकार के लिए भी यह एक समस्या थी। उन्हें व्यापार के लिए एक निश्चित धनराशि निश्चित समय पर चाहिए था, मगर इस व्यवस्था से उन्हें यह पता नहीं चल पाता था कि अगले वर्ष उन्हें कितनी आमदनी होने वाली है। तो अब इससे क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ थे उन लोगों को भी यह पता नहीं होता था कि किस वर्ष हमको ठीक ठाक राशि, मतलब किस वर्ष कितना लगान मिलने वाला है, वह भी पता नहीं होता था कि निश्चित धनराशि का उसको पता नहीं होता था। और उन्होंने कुछ वर्षों तक इस व्यवस्था को चलाए रखा, लेकिन वे एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा और नियमित धन लगान के रूप में प्राप्त होते रहे। तो वह क्या चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा धन तो मिले ही, साथ के साथ नियमित मिले, यानी कि ऐसा ना हो कि कभी मिला, कभी बहुत ज़्यादा मिला, कभी कम मिला, कुछ पता नहीं। तो इस तरह से एक निश्चित और नियमित धनराशि वह चाहते थे। लगान व्यवस्था की शुरुआत। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब उनके दिमाग में आया कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है और साथ ही एक निश्चित धनराशि चाहिए, तो लगान व्यवस्था शुरू किया गया। कई तरह के प्रयासों के बाद आखिर में सन 1789 के आसपास कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक करार किया, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया गया। तो अब क्या हुआ, 1789 के आसपास सरकार ने ज़मींदारों को एक साथ करार किया कि जिसके अंतर्गत उसके कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया कि कितना लगान देना है। वह ज़मींदारों को पहले ही बता दिया गया कि 10 वर्षों तक यही रहेगा, ठीक है। मतलब जो लगान तय किया गया वह 10 वर्षों तक यही रहेगा। यह राशि ज़मींदारों द्वारा किसान से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय किया गया। तो कितना तय किया गया था कि जितना भी ज़मींदार लगान वसूलेंगे उसका 9 भाग, मतलब 10 में से 9 भाग क्या होगा, दे दिया जाएगा अंग्रेज़ों को, और 1 भाग ज़मींदार खुद रखेंगे। आगे चलकर 1793 में इस राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया। अब क्या हुआ कि इसी राशि को 1789 में शुरू हुआ था और 1793 में इसी को निश्चित मान लिया गया कि यही अब हमेशा के लिए रहेगा। इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी, मतलब कि अब भविष्य में इसको नहीं बढ़ाया जाएगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। इसे अस्थाई बंदोबस्त का नाम दिया गया। यह चूँकि यह हमेशा एक जैसा निश्चित ही रहेगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, अस्थाई बंदोबस्त। एक आकलन के अनुसार यदि किसानों की उपज को 100 मान लिया जाए तो इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजी सरकार को उसमें से 45% हिस्सा प्राप्त होता था। जमींदार और उसके कारिंदे अपने लिए करीब 15% हिस्सा वसूलते थे और शेष 40% किसानों के पास बचता था। मतलब कि अगर हम मान लें कि मान लिया जाए कि
उपज जो है उसको 100 मान लिया जाए, ठीक है। मान लीजिए 100 किलो धान या 100 किलो गेहूँ हुआ है, तो उसका 45% यानी 45 किलो क्या होगा, वह अंग्रेजी सरकार लेके जाएगी, ठीक है। 15% कौन ले लेगा, ज़मींदार या उसको जो भी वसूल कर रहा है उन लोगों को मिल जाएगा, मतलब वसूली करने वाले को, ठीक है। और बाकी का 40% हो गया, इतना 45 और 15 60 हो गया, 40% बचता था किसके पास, किसानों के पास। अंग्रेजी सरकार ने ज़मींदारों से यह करार किया कि भविष्य में इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब अंग्रेजी सरकार ने क्या कहा कि जैसा है वैसे ही रहेगा, अब इसमें इस राशि में कोई कभी भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन ज़मींदारों को लगान की तय राशि नियमित तिथि को सूरज डूबने से पहले सरकारी कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य था। तो क्या था कि जो ज़मींदार थे उनको कह दिया गया था कि अगर जिस तारीख को हम बता रहे हैं उस तारीख के सूरज डूबने से पहले ही इस पैसे को, मतलब ये जो लगान है उसको कार्यालय में जमा करवा देना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं करने पर ज़मींदारी नीलाम कर दी जाएगी। अगर सूरज डूबने से पहले वह नहीं पैसा दे सका तो उसकी ज़मींदारी जो है वह नीलाम कर दी जाएगी, यानी कि उसके पास से ज़मीन लेके और किसी और को दे दिया जाएगा जो उससे ज़्यादा, मतलब कि जो उससे ज़्यादा वसूल करके देगा उसको दे दिया जाएगा। सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अकाल या बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो गई या पैदावार कम हुई। ज़मींदारों को हर हाल में तय राशि नियत तिथि को जमा कराना ही था। तो जो सरकार थी, मतलब अंग्रेजी सरकार थी, उन लोगों को कोई मतलब नहीं कि इस साल अकाल आया है, कि इस साल बाढ़ आया है, फसल नष्ट हुआ है, कि पैदावार कम हुआ है, कि ज़्यादा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं था। उसने जितना कह दिया लगान का राशि, अब वो हर साल उसको देना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। ज़मींदार को हर हाल में तय राशि नियत तिथि को जमा करना ही था। यह व्यवस्था बंगाल यानी कि वर्तमान बंगाल, बिहार और उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में लागू किया गया। तो याद रखिएगा, यह जो अस्थाई बंदोबस्त है या इसको सूर्यास्त का नियम भी कहते हैं, तो क्योंकि यह सूरज डूबने से पहले देना होता था। तो यह कहाँ कहाँ पर लागू किया गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है, तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में भी लागू किया गया था। सन 1790 के आसपास तक ये इलाके कंपनी के अधीन थे। अब ये सब जो इलाका था ये उस समय कंपनी के अधीन था, ठीक है, इसीलिए वहीं पर लागू किया गया। इस व्यवस्था को लागू होने से भारतीय ग्रामीण समाज में एक नई बात सामने आई। जमींदार जो अब तक अपने इलाके में केवल लगान वसूल करने के अधिकारी होते थे, अब ज़मीन के मालिक बना दिए गए। तो अब क्या हुआ, जमींदार पहले क्या होता था, केवल लगान वसूली करता था, लगान वसूली करने का अधिकार था, लेकिन अब ज़मीन का उसको मालिक बना दिया गया कि तुम ही ज़मीन का मालिक है। यह कंपनी सरकार के अधिकारियों की बहुत सोची समझी नीति थी। इसके बाद अगर कोई ज़मींदार नियत तिथि तक पूरी राशि का इंतजाम नहीं कर पाता है तो उसके पास यह विकल्प होता था कि वह ज़मींदारी का कुछ हिस्सा गिरवी रख कर कर्ज ले ले और भुगतान करे। तो अगर मान लीजिए कि किसी साल बाढ़ या अकाल आ गया और उसको उतना नहीं मिल पाता है धनराशि जितना ज़मींदार को मिलना चाहिए, तो वह क्या करेगा, वह अपना ज़मीन का कुछ हिस्सा, क्योंकि वह ज़मीन का मालिक है, तो ज़मीन का कुछ हिस्सा किसको दे देगा, किसी को गिरवी किसी के पास रख देगा और उसके बाद उससे जो पैसा मिलेगा उससे वह भुगतान करेगा सरकार को। या फिर वह अपने इलाके की कुछ ज़मीन बेचकर भी पैसा का इंतज़ाम कर सकता था। अब वह ज़मीन चाहे तो वह बेच भी सकता है, ठीक है, बेचकर जैसे भी आपको पैसा देना है, लेकिन सरकार को देना तो पड़ेगा ही। ऐसा करने के पीछे एक दूसरी सोच भी थी। अंग्रेज ऐसा सोचते थे कि ज़मीन के मालिक बन जाने से ज़मींदार खेती में सुधार और पैदावार बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो पहले क्या होता था, पहले जो ठेकेदार लोग थे उनको कोई मतलब नहीं था, उनको केवल कर वसूलना था, लगान वसूलना था। वो कभी भी खेती पर दिमाग नहीं लगाते थे कि खेती किस तरीके से हो रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, पैदावार बढ़ रहा है कि नहीं। तो वो लोग सोचे कि अंग्रेज़ सोचे कि अगर हम इसको ज़मीन का मालिक बना देते हैं तो वह ज़मींदार जो है वह खेती में सुधार भी करेगा अपना समझ के और पैदावार बढ़ाने का भी प्रयास करेगा। उनके अपने
देश तथा यूरोप के अन्य देशों में कुछ ऐसी व्यवस्था थी। तो वह जो वहाँ यूरोप में जो था और अपने देश में उन लोगों को वैसा व्यवस्था चलता था, वही यहाँ पर भी वह शुरू किया था। एक बात और, वे भारत में अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए भारतीय लोगों से ही अपने लिए एक समर्थक समूह तैयार करना चाहते थे। एक ऐसा समूह जो अपना अस्तित्व अंग्रेज़ों के यहाँ बने रहने में देखता हो। इसके लिए जमींदारों से बेहतर समूह उनके लिए और कोई नहीं हो सकता था। तो वह चाहता था कि सब उनका विरोध ना करे। अंग्रेज़ चाहते थे कि अगर मतलब कोई मेरे पक्ष में भी रहे, कोई चाहता हो कि हम उन लोगों पे शासन करें या यहाँ पर बने रहें, तो एक समर्थक समूह वह तैयार करना चाहता था। और वह समर्थक समूह कौन होगा? जमींदार होगा, क्योंकि जमींदारों को पहले तो ज़मीन का मालिक नहीं बनाया जाता था, लेकिन अब उन लोगों को ज़मीन का मालिक बनाया जा रहा है। इन लोगों का अपने इलाके के गाँव पर काफ़ी प्रभाव होता था और इनके माध्यम से अंग्रेज़ों के लिए भारतीय गाँवों पर नियंत्रण कर पाना काफ़ी आसान था। अब इन लोगों का अपने गाँव पर जो होता था, ये अपने गाँव के बहुत ही जाने माने और बहुत ही बड़े लोग होते थे, इसलिए इनको सब कुछ अपने गाँव के बारे में पता होता था। गाँव में बहुत प्रभावी होते थे। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को जो समाज को संभालने में, गाँव को संभालने में, नियंत्रण पाने में उन लोगों को आसानी होता था। आगे चलकर अंग्रेज़ी सरकार की यह नीति काफ़ी सफल सिद्ध हुई। 20वीं सदी में जब इनके खिलाफ आंदोलन शुरू हुए तो इस वर्ग के अधिकांश लोगों ने उनका साथ दिया। आगे क्या हुआ कि जैसा वो चाहते थे कि मेरा कोई साथी भी हो, मेरा कोई समर्थक हो, तो जब 20वीं शताब्दी में उनके खिलाफ क्या हुआ, युद्ध शुरू हुआ, तो अधिकांश लोग अंग्रेज़ों का ही साथ दिए। मगर इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह थी कि सरकार ने जमींदारों से उन्हें दी गई ज़मीन के बदले कितनी लगान ली जानी थी यह तो तय कर दिया था, लेकिन किसानों से जमींदार कितना वसूलेंगे यह तय नहीं किया था। तो अब वह तो तय कर दिया था कि ज़मींदार से कितना लेंगे। ज़मींदार से वह बोल दिए थे कि कितना 45 बोल दिए थे कि 45, अगर 100 किलो धान हुआ है तो हम 45 केजी ले लेंगे। लेकिन वह यह नहीं बताया था कि किसानों से ज़मींदार को कितना वसूलना है। तो ज़मींदार क्या करते थे, वह जितना मन करता था उतना वसूल लेते थे। 40 किलो जो था वह किसानों के हक़ में आना था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उतना आता था, क्योंकि जितना ज़्यादा ज़मींदार कर वसूलेगा किसानों से उतना उसको मुनाफा होगा, क्योंकि सरकार को तो उसको कितना देना है, 45 ही देना है। ज़मींदार कितना वसूलेंगे यह तय नहीं किया गया। इसका प्रभाव यह पड़ा कि कई ज़मींदार ज़रूरत से ज़्यादा पैसा किसानों से वसूला करते थे, जिससे किसानों पर कर का बोझ काफ़ी बढ़ गया। दूसरे, समय पर लगान न चुका पाने के कारण कई पुराने ज़मींदार जो अपने किसानों से बलपूर्वक लगान वसूल नहीं करते थे, उनकी ज़मींदारी चली गई और उनकी जगह ऐसे लोगों ने ले ली जिन्हें किसानों व गांव के हित से कोई मतलब नहीं था। तो अब क्या हुआ, जो ज़मींदार ऐसे थे जो किसानों से बलपूर्वक या जोर ज़बरदस्ती से लगान नहीं वसूलते थे, उनकी ज़मींदारी चली गई, क्योंकि वह पैसा चुका नहीं पाए, तो उनकी ज़मींदारी चली गई और उन लोगों को ज़मींदारी मिल गया जो कि बहुत ही क्रूर लोग थे, ठीक है, जिनको कोई मतलब नहीं था कि किसान कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उनको कितना आमदनी हो रहा है नहीं हो रहा है, उन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। कई ज़मींदार कर्ज के बोझ से दब गए और धीरे धीरे उनकी ज़मींदारी महाजनों व व्यापारियों के हाथों चली गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे ज़मींदार ऐसे थे, कई ज़मींदार कर्ज के बोझ तले दब गए, मतलब कि वह जो ज़मीन बेच के या गिरवी रख के कर्ज लिया जाता था सरकार को देने के लिए, तो वह कर्ज के बोझ तले दब गए और धीरे धीरे उनकी ज़मींदारी महाजनों व व्यापारियों के हाथ चली गई। यानी कि उसके बदले ज़मींदारों से ज़मींदारी लेके और उसके बाद किसी को दिया जाता था, किसी और को, तो वह कौन होते थे, महाजन होते थे, और नहीं तो व्यापारी ले लेते थे। इस व्यवस्था के लागू होने से कंपनी सरकार की समस्या थोड़े दिनों के लिए समाप्त हो गई, लेकिन सन 1815-20 के तक उनके अधीन कई और इलाके आ गए और वहाँ के लिए भी कोई लगान व्यवस्था तय करनी थी।
तो क्या हुआ, शुरू में तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ही अंग्रेज़ों के इलाके में आते थे, ठीक है। उसके बाद वह तो लगातार युद्ध कर रहे थे, तो उसके कारण और भी कुछ कुछ जो इलाका था उनके अधीन आ गया, और वहाँ पर भी कोई ना कोई लगान व्यवस्था तय करना था। 1815 और 20 के आसपास अस्थायी व्यवस्था के लागू होने के समय से कंपनी के अधिकारियों के दो मत थे। एक मत तो इसके पक्ष में था कि, जबकि दूसरे मत वाले लोगों को यह लगता था कि इससे कंपनी सरकार को नुकसान हो रहा है। तो कुछ लोग मानते थे कि अस्थायी बंदोबस्त होने से फ़ायदा हो रहा है, कुछ लोग मानते थे कि इससे बहुत नुकसान हो रहा है। वो चाहते थे कि सरकार को कुछ वर्षों बाद लगान राशि को बढ़ाने का अधिकार अपने पास रखना चाहिए। कुछ लोग मानते थे कि सरकार को क्या होना चाहिए, थोड़ा मतलब बढ़ाना भी चाहिए कुछ कुछ दिन में, ऐसा नहीं कि अस्थायी रख दिए उतना ही होगा हमेशा, कुछ कुछ समय के बाद यह राशि बढ़ाना भी चाहिए। उनका मानना था कि सरकार का खर्चा लगातार बढ़ता जाएगा और इससे पूरा करने का कोई और रास्ता नहीं है। तो पूरा करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए, इसलिए सरकार को क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लगान बढ़ाते रहना चाहिए। दूसरी ओर अधिकारियों को यह भी समझ में आने लगा था कि इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ज़मींदारों को हो रहा है, क्योंकि ज़मींदार ज़्यादा कर वसूल रहे हैं और हमको तो फिक्स है उतना ही दे रहे हैं, और किसानों को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उन्हें बगैर कुछ किए ही अच्छा धन मिल रहा था, उनको कुछ करना भी नहीं है और उनको अच्छा धन भी मिल रहा है। तो उनके विचारों से क्यों नहीं सीधा किसानों से ही संपर्क किया जाए। तो अब उन लोगों को लगने लगा कि सीधा किसानों से ही संपर्क किया जाए, ज़मींदार जो मीडिएटर है उसको हटा दिया जाए। मीडिएटर है तो उनको कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है। इस विचार के पीछे एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री रिकार्डो की सोच का बड़ा हाथ था। तो यह जो विचार था कि सीधा संपर्क किससे किया जाए, रैयतों से या सीधे किसानों से संपर्क किया जाए, यह विचार किसका था, एक अर्थशास्त्री थे रिकार्डो, उनका सोच था, ठीक है। अब जब कुछ नए इलाकों में लगान व्यवस्था तय करने का समय आया तो दूसरे मत वाले लोगों की जीत हुई। तो अब ये जो दूसरा मत था, यानी कि डायरेक्ट किसानों से कर वसूलना, इन लोगों की जीत हुई। रिकार्डो के अनुसार उनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो सन 1821 में प्रकाशित हुई। जमींदार खुद उत्पादन के लिए कुछ नहीं करता है। जमींदार जो है वो खुद उत्पादन के लिए कुछ भी नहीं करता है। मजदूर अपना श्रम लगाता है, पूंजीपति अपना पूंजी लगाता है, उद्यमी लोग संगठन में सक्रिय होते हैं। जमींदार जमीन के लिए जो किराया पाते हैं वह सीमित मात्रा में उपलब्ध जमीन पर उनके एकाधिकार की वजह से उन्हें मिलता है। तो ज़मींदार जो इतना मतलब किराया मिल रहा है उनको, वह क्यों मिल रहा है, क्योंकि उनका ज़मीन पर एकाधिकार है। वह कुछ करता नहीं है, बस उसको पैसा मतलब आराम से उसको धन मिल जाता है। उनके विचार में उत्पादन में भूस्वामियों का कोई सकारात्मक योगदान नहीं होता है। इसके लिए शासन को उनकी आय पर कर लगाना चाहिए। तो उसके बाद क्या दिमाग में आया कि उनका भी जो आय है, जितना वह मतलब ज़मींदार को जितना आय हो रहा है उस पर भी लगान लगाना चाहिए, उस पर भी कर लगाना चाहिए। उचित तो यह होता कि ज़मीन पर उनके मालिकाना अधिकार को समाप्त कर शासन सारी ज़मीन पर अपने हाथ में ले ले और उसे उद्यमी लोगों को उपलब्ध कराए। तो उनका यह भी मानना था रिकार्डो का कि जो ज़मींदार हैं उनसे मालिकाना हक लेके और शासन को पूरे मतलब कि अपने हाथ में ले लेना चाहिए। तो यह रिकार्डो का मत था, ठीक है, कि जो ज़मींदार हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, बेकार में ही वो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो सीधा सीधा क्या करना चाहिए, डायरेक्ट किसानों से ही संपर्क करना चाहिए। तो अब हम लोग आगे का जो व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये हम लोग कल अब देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। तो आज हम लोग अस्थाई बंदोबस्त को देखें कि किस तरह पहले क्या होता था और अब मतलब अंग्रेजी शासन के पहले किस तरह से ज़मींदारी व्यवस्था था और उसके बाद यह अस्थाई बंदोबस्त कैसे कैसे काम किया। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, एक और पार्ट आएगा इसका। थैंक यू।